हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपन लोगों ने जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था तो मैंने उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया था इन ह्यूमंस या इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी हेल्प से क्या प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है और क्या उसकी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है बेटा, आज अपन लोग लेकर चलते इसमें कि ह्यूमंस में होता है कि एक्चुअली नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए हमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वाटर अलोंग विद टॉक्सिक मैटर विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए, अब वो सारे के सारे जो वेस्ट है वो हमारे ब्लड में होंगे, तो ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, जाके किडनी में। किडनी में क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या है, बोमेन कैप्सूल। क्लियर है। सारे नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ हैं, ब्लड में। ब्लड कहाँ जाएगा फिल्टर होने, किडनी में। किडनी में क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कहाँ होना है फिल्ट्रेशन, बोमेन कैप्सूल के अंदर। क्लियर है। तो बोमेन कैप्सूल में क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन होगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट बनेगा और वही फिल्ट्रेट बाद में क्या हो जाएगा, एज यूरिन बॉडी से बाहर पास किया जाएगा और उसमें पान वाटर होगा, डिफरेंट टाइप के अनवांटेड या नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। क्लियर है। तो आज अपन लोगों को टॉपिक करना है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन जो अब आप पढ़ते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन आप लगभग 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स, उसको हमने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और तीसरा है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब तीनों पॉइंट को मैं एक के बाद एक बताता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम बनवाया था, कौन सा मैंने बनवाया था, नेफ्रॉन का मैंने आपको एक डायग्राम लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करवाया था। तो जैसे अगर मैं यहाँ से लूँ, ये मैंने ले लिया, इसका क्या है, ये मैंने बोमेन कैप्सूल ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया यहाँ से, इसका पीसीटी रीजन मैंने ले लिया। पीसीटी नीचे आ गया, पीसीटी ने नीचे क्या आपके क्या बनाया, लूप ऑफ हेनलेस ने तैयार किया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये लूप ऑफ हेनले। ऊपर कैसा था, थोड़ा सा वाइड था, नीचे आके कैसा हो गया, ये नैरो हो गया। तो नीचे हमने नैरो ले लिया है। अब ये क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले, इसके बाद ये हो जाएगा असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलेस। ठीक है ना। यहाँ से फिर क्या करेगा, ये यहाँ से ये ऊपर चल रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये वाइड हो जाएगा। तो जब ये वाइड हो जाएगा तो ल्यूमेन साइज लगभग पहले वाला इसका आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया है इस तरीके से ये। ठीक है, यहाँ से वाइड हो गया है तो इस तरीके से मैंने ले लिया। ये कौन सा पार्ट हो गया, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब मैंने बना दिया है। उसके बाद क्या आ गया आपका, उसके बाद आ गया आपका ये डीसीटी। अब डीसीटी रीजन नीचे आ जाएगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डिफरेंट नेफ्रॉन्स इसमें आके ओपन है। ठीक है, समझ आई बात भाई। यहाँ से मैंने ये डायग्राम लिया है किसका, बोमेन कैप्सूल का मैंने लिया है। बोमेन कैप्सूल की मैंने तब भी बताया था, बाहर की तरफ की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, जबकि अंदर वाली में क्या है, अंदर वाली डिसकॉन्टिन्यूस है। मतलब यहाँ पर पोर बने हुए हैं, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने स्लिट पोर कहा था। समझ आए मेरी बात। ये क्या है, पीसीटी, ये क्या है, डीसीटी, ये क्या हो गई हमारी, ये वाली हो जाती है हमारी कलेक्टिंग ट्यूब और डक्ट। ये क्या होगा हमारा, पूरा हेनलेस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल हो गया। अब इसके अंदर आपने बनाना क्या है बेटा, इसके अंदर होता ये है कि एक साइड से क्या आती है, एक साइड से इसमें एफरेंट आती है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल आती है, और दूसरी साइड से क्या निकल जाती है, दूसरी साइड से इफ्रेंट बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये क्या बनी है, ये इसमें कैपिलरी बनी है। क्या बनी इसमें, कैपिलरी, जिसको हमने क्या बोला, इसको बेटा हमने बोला था क्या, ग्लोमेरुलस। ये क्या था, ये था ग्लोमेरुलस। क्लियर है।
ये कौन सी ट्यूब है? ये है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल। ये कौन सी है? ये आपकी है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, पहले अपन लोगों को लेना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है बेटे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन है? 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स। अगर कोई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन बोलता है तो बेटा आपको यही बोलनी है, फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स, ठीक है। अब पोर है, पोर क्या है बेटा? पोर हो गए ये वाले कौन से हैं? जिसको मैंने क्या बोला था? जिनको मैंने बोला था स्लिट पोर, मतलब दरार के जैसे छेद है ये। क्लियर है? तो मतलब पोर तो हमारा हो गया यहाँ। अब क्योंकि डेफिनेशन में पोर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। कहाँ पर? जहाँ पर ग्लोमेरुलस कैपिलरी है और बोमेन कैप्सूल है। तो फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स, पोर्स हो गए यहाँ पर। अब जो ये प्रेशर है वो कितना प्रेशर होगा? कितना है बेटा? इस प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो आपकी 18 to 24 mm Hg होता है। कितना होता है? 18 to 24 mm Hg इस प्रेशर की वैल्यू होती है, जिस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चला है। अब बात यह है कि ये प्रेशर आया कहाँ से, इसको कौन जनरेट करता है? क्लियर? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स। पोर कहाँ है? पोर मैंने आपको बता दिए। पोर कहाँ है बेटा? पोर बोमेन कैप्सूल में बने हुए हैं, तो इसी के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। तो ये क्या बोला गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर की मैंने वैल्यू आपके लिए लिख दी 18 to 24 mm Hg। अब बात है कि प्रेशर यहाँ जनरेट होता कैसे है, ठीक है। हुआ क्या बेटा? अगर आप देखोगे तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, जो एफरेंट है उसका वॉल्यूम साइज क्या है? ज़्यादा है, जबकि इफरेंट का कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में क्या आएगा? ब्लड अंदर आएगा। अमाउंट में क्या होगा? ब्लड ज़्यादा आएगा। जब यहाँ से बाहर जाएगा तो कितनी अमाउंट में जाएगा? कम अमाउंट में जाएगा। तो ब्लड आ ज़्यादा अमाउंट में रहा है बट निकल यहाँ से कम अमाउंट में रहा है। इस वजह से यहाँ पर रेगुलर ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो जाता है? एक प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आया? ब्लड आया ज़्यादा अमाउंट में बट निकला कम अमाउंट में। तो ब्लड तो कंटिन्यूसली जितनी अमाउंट में आ रहा है उतनी अमाउंट में निकल नहीं रहा है, तो मतलब ब्लड यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहा है। तो पीछे से ब्लड आ रहा है, आगे ब्लड कम निकल रहा है यहाँ से, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट हो गया। क्लियर है ना? तो इस प्रेशर की वजह से स्लिट पोर के थ्रू क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती है? वो फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं। तो स्लिट पोर से होती हुई वो चीज़ें कहाँ गिर जाती हैं? वो मतलब यहाँ पर जो स्लिट पोर है उसने एक तरीके से छलनी की तरह काम किया, जैसे चाय छालने वाली मैच छलनी होती है, ऐसे काम किया है। तो इधर से ब्लड आएगा, ब्लड में जो भी क्या नाइट्रोजन वेस्ट होगा, उसके अलावा वाटर, शुगर्स वगैरह क्या होती है वो नीचे फिल्टर होके इसमें आ जाएगी। ठीक है ना? तो नीचे क्या बना? फिल्ट्रेट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में हुआ है, जनरली बोमेन कैप्सूल में हुआ है। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, एफरेंट लेकर आई, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लेकर आई, ज़्यादा प्रेशर से लेकर आई। यहाँ से आगे ल्यूमेन साइज क्या है? कम है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है? वहाँ पर आपका ब्लड कम अमाउंट में आगे जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। तो उस प्रेशर की वजह से स्लिट पोर के थ्रू यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसलिए हम पहला अपना पॉइंट पढ़ते हैं क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स। क्लियर? अब आते बात ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहले मैं डायग्राम को कर देता हूँ पूरा। उसके बाद बेटा जब मैंने डायग्राम को आगे में लेके चला था तो मैंने इस डायग्राम को कैसे बताया था? मैंने इस डायग्राम को बताया था कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये पीसीटी रीजन, उसके अलावा लूप ऑफ हैनले के पैरेलल चल रही है, उसके बाद डीसीटी रीजन से अटैच होके ये आगे निकल गई यहाँ से। वैसे वो कलेक्टिंग ट्यूब को भी अटैच करती है। तो आपके एनसीईआरटी इसके डायग्राम बेटा मैंने पहले बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये आगे क्या चली जाती है? ये आगे आपकी रेनल वेन्स बना लेती है। ठीक है, अब इनके बीच में भी आपस में जंक्शन बना हुआ है। यहाँ से यो मैंने इन दोनों को एक साथ अटैच किया था, यहाँ से मैं अटैच कर देता हूँ
और एक अटैचमेंट में नीचे ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 अटैचमेंट ये दे दिए इसके, ठीक है, समझ आई मेरी बात। 3 अटैचमेंट मैंने यहाँ पर दे दिए, क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसको थोड़ा सा आधे को शेड डाल दिया था, तो ये क्या बन गई थी बेटा, इसको मैंने बोला था कैपिलरी। तो उधर से थोड़ा डार्क शेड पड़ी हुई है, तो ये मेरी क्या बन गई है यहाँ पर, ये मैंने आपके लिए बना दी यहाँ पर कैपिलरी। जब आप एनसीईआरटी आप डायग्राम देखोगे तो आपको इसी साइड में आपको ये थोड़ा डार्क कलर दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गई है, ये आपकी बन गई है कैपिलरी, क्लियर है ना। एक साइड में वेन्स है, एक साइड में क्या लग रही है, आर्टरी लग रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसको कैपिलरी वर्ड यूज़ करा गया है, ठीक है। अब बात क्या होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन समझ गए, अब बात होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहले तो बात आप ये समझो कि ट्यूबुलर सिक्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस साइड से किस साइड होता है। पहले मैंने लिया है ट्यूबुलर सिक्रेशन। बेटा ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, आप समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड फिल्टर होके नीचे आ रहा है, ठीक है, समझे मेरी बात। तो मोस्टली चीज़ें फिल्टर होके नीचे आ गई, बट क्या नहीं आया, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स नहीं आती। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिल्ट्रेट में आनी चाहिए थी बट फिल्ट्रेट में नहीं आई, समझना मेरी बात। यहाँ से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के दौरान मैक्सिमल चीज़ें नीचे आ गई उतर के, क्लियर है, समझे मेरी बात, ठीक है। अब क्या होता है ना, कई बार या मोस्टली चीज़ें ये होती है कि कुछ चीज़ें जैसे कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि फिल्टर होकर नीचे नहीं आती, उसी वजह से कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ जो कि फिल्ट्रेट में आनी चाहिए थी, मतलब ब्लड से बाहर आ जानी चाहिए थी, बट फिर भी वो ब्लड में रुक जाती है, समझ आया मेरी बात। कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्लड में नहीं होनी चाहिए थी ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, वो वहाँ से ब्लड से निकल जानी चाहिए थी, फिल्ट्रेट में आ जानी चाहिए थी, बट वो ब्लड से बाहर नहीं आती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इन पीसीटी, कैपिलरी और डीसीटी वाले रीजन से वो चीज़ें ब्लड से निकल के कहाँ जाती है, ट्यूब के पास आ जाती है, समझ गए। जो चीज़ें ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ब्लड से निकल के नेफ्रॉन में आ जानी चाहिए थी बट किसी वजह से वो नहीं आ पाती है, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में जब ये इफरेंट आर्टरियोल, पीसीटी, लोबल हैनलेज और डीसीटी से टच करते तो उस कंडीशन में वो चीज़ें कहाँ से, एफरेंट आर्टरियोल से निकल के कहाँ जाती हैं, वो नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है, समझ आया मेरी बात, समझ आया। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ से हुआ है बेटा, ये होता है फ्रॉम, कहाँ से, कैपिलरी, हमने यहाँ पर कैपिलरी वर्ड यूज़ कर दिया, तो फ्रॉम कैपिलरी टू नेफ्रॉन, क्लियर है, समझ आया मेरी बात। अब आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या हुआ, जो चीज़ें ब्लड में नहीं होनी चाहिए थी, फिल्ट्रेट में आनी चाहिए थी, वो अब कहाँ से निकल के, इफरेंट आर्टरियोल या कैपिलरी से निकल के कहाँ जाती है, पीसीटी, हैनलेज और डीसीटी रीजन में आ जाती है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब आती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसका मतलब समझो अब उल्टा हो गया, मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, जैसे कि आपके अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे कि आपका शुगर हो गया, आयंस या मिनरल्स हो गए, जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान कहाँ से, जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड से कहाँ जाते हैं, फिल्ट्रेट में। कौन कौन आ जाता है, जैसे आपकी जो एनसीईआरटी है उसने यहाँ पर क्या दिया था, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। क्या क्या दिया था उन्होंने, ग्लूकोज, साल्ट, एमिनो एसिड्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि जनरली ब्लड के अंदर होना चाहिए था, बट ब्लड से फिल्ट्रेशन के दौरान कहाँ गया, फिल्ट्रेट में आ गया, या बोमेन कैप्सूल से पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी वाले रीजन में आ गया है, ठीक है ना। अब वो कहाँ जाएगा, अब वो वापस ब्लड के अंदर उसको जाना है, तो वो किन पॉइंट से जाएगा, वो इन्हीं पॉइंट से वापस अंदर जाएगा, समझ गई। पहला बताया था मैंने ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो मैंने क्या बताया था, वो मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जो कि
फिल्ट्रेट में आ जानी चाहिए थी, बट फिर भी वो ब्लड में रह जाती है किसी भी वजह से, तो वो पीसीटी, हैनलेज और डीसीटी रीजन से दोबारा एफरेंट आर्ट्रियोल या कैपिलरी से निकल के कहाँ आएगी, नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगी। अब बिल्कुल उल्टा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कुछ जरूरी चीजें जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि आपका ग्लूकोज, जैसे कि आपका एमिनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जैसे कि आपके मिनरल्स, जैसे कि आपके लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये मैंने ऊपर की तरफ एरो डाल दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि कहाँ जाता है, जो कि नेफ्रॉन में आ जाता है, और इसकी ज़रूरत कहाँ में, ब्लड में, तो ये यहाँ से ब्लड में जाएगा। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड, क्या होते हैं, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नेफ्रॉन टू कैपिलरी। समझ आया मेरी बात? क्लियर है? तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डायरेक्ट प्रेशर थ्रू फाइन फोर्स, ये मैंने आपको बता दिया है। ट्यूबुलर सिक्रेशन मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है। चलो एक एक पॉइंट लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डायरेक्ट प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स, कहाँ हो रहा है ये पूरा, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में। तो ब्लड आ रहा है यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में, जा कम मतलब निकल यहाँ से कम अमाउंट में रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से स्लिट पोर के थ्रू फिल्ट्रेट होता है या फिल्ट्रेशन चलता है, तो उसको हमने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? अगर कोई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछेगा तो बेटा यही बोलना है, फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू फाइन पोर्स। फाइन पोर हो गए स्लिट पोर, प्रेशर कितना होगा 18 to 24 mmHg। याद रखना, टीचर नहीं बताएगा तुम्हें स्कूल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन वर्ड क्यों आया निकल के, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि कहाँ होनी चाहिए थी बेटा, फिल्ट्रेट में आनी चाहिए थी, बट वो फिल्ट्रेट में नहीं आ पाती, वो कहाँ रुक जाती हैं, ब्लड में रुक जाती हैं। तो वो ब्लड से निकल के फिर कहाँ आएगी, नेफ्रॉन में आएगी। कौन से रीजन्स में आएगी, पीसीटी, हैनले रीजन, डीसीटी रीजन में वो ब्लड से निकल के नेफ्रॉन के अंदर आएगी। इसलिए ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम कैपिलरी टू नेफ्रॉन। क्लियर है? समझ गए मेरी बात? अब नेक्स्ट क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कुछ मेनली चीज़ें जैसे कि आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि ब्लड में रहना चाहिए था, बट ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन वो नेफ्रॉन में आ गया है। अब वो नेफ्रॉन से दोबारा कहाँ जाएगा, कैपिलरी के अंदर वापस रीएब्जॉर्ब होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना बेटा कि कौन कौन सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर है? समझ आया मेरी बात? अब एक और चीज़ यहाँ पर, जो वाटर कंटेंट दिया है, जो वाटर है बेटा, ये वाटर डिपेंड, इसका सेलेक्टिवली अमाउंट वाटर, तो बेटा इसमें जो वाटर की अमाउंट है वो कितना वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वाटर कंटेंट पे। तो जो वाटर का अमाउंट एब्जॉर्ब होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी या वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी, वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी के वाटर कंटेंट पर एब्जॉर्ब होने वाली या रीएब्जॉर्ब होने वाले वाटर की अमाउंट मेंटेन या डिपेंड होती है। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन। क्या है ये है पूरा यूरिन फॉर्मेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लेना एक बार, ठीक है बेटा। अब इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है कि यूरिनेशन या यूरिन को बॉडी से बाहर कैसे पास किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि प्लांट्स किस तरीके से बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना कि बॉडी से या ह्यूमंस किस तरीके से बॉडी से बाहर यूरिन को पास करता है, अर्ज वगैरह उसका। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरीके से वेस्ट को बाहर रिलीज़ करते हैं या रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अच्छे से देख लेना डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से ज़रूर पूछ लेना।